बीएस राजपूत की केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के द्वितीय अध्याय के परमाणु स्पेक्ट्रम की। यहाँ हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे और बोर मॉडल की भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करें परमाणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंगों की रंगीन पट्टियाँ बन जाती हैं। ये पट्टियाँ सतत होती हैं, यानी ये रंग एक दूसरे में मिले होते हैं। इन रंगीन पट्टियों को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस अब चूँकि हम जानते ही हैं कि श्वेत प्रकाश में बैंगनी से लेकर लाल तक की सभी तरंगें सम्मिलित होती हैं। इन सभी तरंग दैर्ध्य जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है वह सबसे अधिक झुक जाती है। यानी बैंगनी रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है वो सबसे अधिक झुकती है, और जो लाल रंग की तरंग है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम झुकती है। आप इंद्रधनुष के रंगों से तो परिचित ही होंगे, उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, विवजियोर या बे आनी हाफी नाला, यानी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये एक दूसरे में मिले हुए रंग होते हैं। इनकी जो रेंज है वो 7.50 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। आइए हम बात करें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा की। इसके पहले हम देख लें स्पेक्ट्रम ये इस तरह का पाया जाता है 7 रंगों का। इंद्रधनुष में भी यही रंग पाए जाते हैं, ये इस तरह से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। अब हम यहाँ जब उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो यहाँ आपको जो है चित्र में दिखाई दे रहा है कि यदि हम किसी प्रतिदर्श को लें, यानी कि सैंपल को लें, और उस सैंपल को हम एक किरण के मार्ग में रखें। पहले ये सैंपल रखा हुआ है, यहाँ पर प्रकाश किरण गुजर रही है, तो प्रकाश किरण जब इस सैंपल में से गुजरेगी फिर इसके बाद हम इसको स्लिट में से गुजारेंगे और फिर इसको प्रिज्म तक ले जाएंगे, तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उस स्पेक्ट्रम में ये देखा गया कि इसमें वैसा स्पेक्ट्रम नहीं है जैसा कि आपको श्वेत प्रकाश का बिना किसी सैंपल के देखा गया था। यानी इसमें जो मूल स्पेक्ट्रम है उससे कुछ अंतर दिखाई देता है। इसमें अंतर क्या दिखाई देता, इसमें रंगों की पट्टियों के बीच बीच में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी वे ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं जिनकी तीव्रता अन्य पट्टियों की जगह पे इनके अलावा जो और क्षेत्र हैं उनसे कम होती है, यानी इसमें तीव्रता कम होती है। या मान लें आप काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ये काली रेखाएं क्यों दिखाई देती हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आगे किया जाएगा। ये जो काली रेखाएं दिखती हैं इनको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम प्रकाश की किरण को स्रोत से ना लेकर के किसी उत्तेजित प्रतिदर्श से लें, उत्तेजित प्रतिदर्श यानी सैंपल का मतलब है यानी किसी पदार्थ को हम गर्म करें या उसको किसी विकिरण में एक्सपोज करें जिससे वो कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ले, फिर उस सैंपल से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उसको हम स्लिट में से गुजार के प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो जो नया जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम में इससे उल्टा होता है। इसमें वही चीज़ें, वो स्थान जहाँ पे यहाँ पे काली पट्टियाँ दिखाई गई थी अवशोषण स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे हमें काली काली पट्टियाँ दिखी थी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उसके स्थान पे हमें चमकीली पट्टियाँ दिखाई देती हैं। यानी जो जिन
तरंगदैर्घ्य का अभाव या जिन फ्रीक्वेंसी का अभाव हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम में दिखा था, यानी जो यहाँ हमें अनुपस्थित दिख रही थी यानी काली दिख रही थी, वो यहाँ पे हमें उपस्थित दिख रही हैं यानी चमकीली दिख रही हैं। हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है बोर्ड ने की है उसको आप आगे देखेंगे। सामान्य रूप से आप ये समझ लेंगे, जो ऊर्जा प्रतिदर्श ने अवशोषण की, मतलब जिस आवृत्ति की ऊष्मा या ऊर्जा प्रतिदर्श ने यानी सैंपल ने अवशोषित की, वो उसी आवृत्ति की ऊर्जा को मुक्त करता है यानी उसको उत्सर्जित करता है। तो जो अवशोषण के फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, और जो उत्सर्जन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। चूँकि हाइड्रोजन के लिए इसका अध्ययन किया गया, तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके अवशोषण स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं दिखाई दी और उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारी रेखाएं दिखाई दी। इसलिए इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और चूँकि परमाणुओं से निकलता है ये, तो इसको हम परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वैसे देखें आप, सामान्य जो स्पेक्ट्रम है आपका सतत होता है, कंटिन्यू होता है, लेकिन जो परमाणविक स्पेक्ट्रम है ये रेखीय होता है। इसमें अलग अलग रंगों की रेखाएं दिखती हैं या अलग अलग रंगों की रेखाओं का यहाँ पे अभाव दिखता है, तो इसलिए हम इसको रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस तरह ये बात होगी आपकी स्पेक्ट्रम की। चूँकि श्वेत प्रकाश जो उदय प्रकाश है जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, ये भी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है, और इसमें जो विभिन्न ऊर्जा वाली जो तरंगें होती हैं उनको हम प्रिज्म के द्वारा अलग अलग करके देख सकते हैं। बाकी दृश्य प्रकाश के अलावा भी स्पेक्ट्रम के बहुत से भाग होते हैं, वो चूँकि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जब सैंपल में हम प्रकाश को भेजते हैं तो कुछ भाग उसका अवशोषित हो जाता है और वही भाग सैंपल से उत्सर्जित भी होता है। आइए अब हम बात करें रॉबर्ट बुन्सन की, जिन्होंने इन स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं इनकी सहायता से उन्हें अज्ञात सैंपल में उपस्थित पदार्थों को पहचाना। मतलब एक अलग अलग तत्व की अलग अलग रेखाएं पहचानी उन्होंने, और किसी ज्ञात रेखाओं के ज्ञात परमाणु के स्पेक्ट्रम से अज्ञात सैंपल के स्पेक्ट्रम की रेखाओं को मैच किया, और इसके आधार पर रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम आदि तत्वों की पहचान भी की गई। सूर्य में हीलियम की पहचान भी इसी स्पेक्ट्रम विश्लेषण की विधि द्वारा हुई है। अब हम बात करें बोर्ड ने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की व्याख्या की उससे बात करें हम, तो जो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है इसको प्राप्त करने के लिए जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्ग प्रभावित किया, यानी इस छोटी नली में लिया, उसमें कम दबाव में हाइड्रोजन गैस भरी, फिर उसमें उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया, जिससे हाइड्रोजन परमाणु आयनित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन अणु वियोजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर वाले हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं। ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं ये डिस्क्रीट यानी विविक्त आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब तो जानते ही हैं आप, कंटिन्यू का उल्टा होता है डिस्क्रीट, यानी सतत का उल्टा होता है विविक्त यानी अलग अलग। तो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्ग प्रवाहित किया गया, जिससे हाइड्रोजन के अणु वियोजित हो गए और उच्च ऊर्जा स्तर वाले हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हुए, जो अलग अलग आवृत्तियों वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। और इनके अध्ययन पे कई श्रेणियाँ प्राप्त हुई जिनको उनके आविष्कारकों के नाम पर जाना जाता है, जैसे लाइमन
ने जिनकी खोज की वो लाइमन सीरीज कहलाती है। लाइमन ने खोज किनकी की? और लाइमन ने बताया कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम ऊर्जा स्तर पर रहता है, और जब ये ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं अन्य ऊर्जा स्तरों पर चला जाता है, और फिर उन ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर पर आने के लिए अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और ये स्पेक्ट्रम में जो लाइनें मिली वो लाइमन सीरीज कहलाती हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन यानी अवरक्त, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त हुई। दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। बामर ने देखा कि दूसरी ऊर्जा स्तर पर आने वाले, यानी इनने दूसरी ऊर्जा को स्तर के ऊपर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं आदि स्तरों से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की रेखाएं देखी तो ये बामर श्रेणी कहलाती हैं, और ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में है। ये एकमात्र श्रेणी है जो कि विजिबल रीजन में है। कौन सी है? बामर श्रेणी। इसके बाद पश्चिम ने देखी तो उन्होंने तीसरे स्तर पर उच्च ऊर्जा स्तरों से आने वाली ऊर्जा के स्तर देखे, माने तीसरे स्तर पे चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें से आने पे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका स्पेक्ट्रम देखा, उसको पश्चिम श्रेणी कहा गया। और ब्रैकेट ने चौथे ऊर्जा स्तर पे आने वाली पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम देखा, उसको ब्रैकेट श्रेणी कहा। फंड ने पाँचवीं में आने वाले को फंड श्रेणी कहा, और हम्फ्री ने छठवें स्तर पर उच्च ऊर्जा स्तरों से आने वाले विकिरणों का अध्ययन किया, वो हम्फ्री श्रेणी कहलाती है। इस तरह से इसमें दिखाया गया है N1। तो N1 में आप देखें लाइमन श्रेणी में N1 का मान 1 है, N2 का मान 2 है, बामर श्रेणी में 2 है, N1 इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। इस तरह से एक एक ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है। और N2 की जगह पे आप इसके जस्ट बाद वाला ले लेंगे आगे का। यहाँ पे N1 बराबर 1 है तो N2 बराबर 2 से हो जाएगा। सुनो, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 2 है तो 3, 4, 5, 6। यहाँ पे अगर 3 है तो 4 से शुरू होगा, 4 है तो 5 से शुरू होगा। इस तरह से एक अधिक इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको हम एक कॉमन फॉर्मूले द्वारा भी दे सकते हैं। यहाँ पे N1 निम्न ऊर्जा स्तर है और N2 उच्च ऊर्जा स्तर है, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 + 1, N1 + 2, N1 + 3। इसमें ध्यान देने की बात है केवल बामर श्रेणी ही दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में है, बाकी लाइमन श्रेणी आपकी पराबैंगनी क्षेत्र में है, और बाकी अन्य जो पश्चिम, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री श्रेणी दिखाई दे रही हैं ये सभी इंफ्रारेड रीजन यानी अवरक्त क्षेत्र में हैं। इनको बामर ने दृश्य क्षेत्र की तरंगों के लिए, इनकी ऊर्जा के लिए एक सूत्र दिया, उसको तरंग संख्या द्वारा दर्शाया गया है। तरंग संख्या न्यू बार बराबर 109.677 गुणा 1/2 ऋण 1/n² प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 तो ये आधार वाली हो गई, आधार स्तर है इसका दूसरा स्तर, और बाकी उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 रन आ जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं रिडबर्ग ने जो ये सूत्र है, जो पहले अपने सूत्र यहाँ पे देखा केवल बामर ने दृश्य क्षेत्र के लिए दिया था, रिडबर्ग ने इसी को बढ़ा के सभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए ये फॉर्मूला दिया, और उन्होंने इसकी जगह पे 2 की जगह पे N1 रखा और N की जगह पे N2 रख दिया। तो इनके हिसाब से न्यू बार बराबर 109.677 गुणे 1/n1² ऋण 1/n2² प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पे N1 बराबर 1, 2, 3 और N2 बराबर N1 + 1, N1 + 2, N1 + 3 रखा, और जो स्थिरांक है 109.677 प्रति सेंटीमीटर, ऐसे हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं।
चूँकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सबसे सरल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी अन्य तत्वों के स्पेक्ट्रम काफ़ी जटिल होते हैं, लेकिन सभी तत्वों के अपना एक विशेष स्पेक्ट्रम होता है, सभी के नियमित स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में बहुत जटिल होते हैं। तो हम अभी केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे। इसके बारे में हम बोर की भी चर्चा कर लें, क्योंकि बोर का बहुत योगदान है इसमें। ये डेनिश वैज्ञानिक थे, ये मूल रूप से भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। इसका आपको NCERT किताब में इनका विवरण दिया हुआ है। 1957 में इनको एटम्स फॉर पीस नामक सम्मान दिया गया, जो कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए दिया जाता है। और 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक मॉडल दिया और उन्होंने सबसे पहले इनकी जो स्पेक्ट्रम से इनकी व्याख्या की। उनके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में गति कर सकते हैं। इनकी त्रिज्या और ऊर्जा निश्चित होती है, और ये जो इनकी जो कक्षाएं हैं ये सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, जिनका केंद्र नाभिक होता है। इन कक्षाओं को उन्होंने स्थायी अवस्था कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहा। उनके अनुसार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती, यानी जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में है तब तक उसकी ऊर्जा निश्चित रहेगी। जब यह आवश्यक ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तब जो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। और यह परिवर्तन कंटिन्यू नहीं होता है, ये परिवर्तन विविक्त होता है। उनके अनुसार डेल्टा ई अंतर वाली दो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। यानी दो ऊर्जा स्तर हैं E1 और E2, इनके बीच में अंतर है डेल्टा ई का। इनके बीच में जो विकिरण उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई माने E2 माने C1 और H हो गया आपका नियतांक। ये कौन सा नियतांक है? प्लांक का। जो E बराबर एच न्यू से लिया गया है वो H है। इस नियम को हम बोर आवृत्ति नियम कहते हैं। ये कौन सा नियम है? बोर आवृत्ति नियम। इस नियम से हम दो ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो स्थायी अवस्था के अनुसार इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यानी प्रत्येक स्थायी अवस्था के लिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग हम इस फॉर्मूले द्वारा दर्शा सकते हैं। MeVr बराबर NH/2π। यहाँ पे Me है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, R है कक्षा की त्रिज्या और N है त्रिज्या का नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। यानी पहली N बराबर 1 है तो पहली कक्षा, N बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा और 3 है तो तीसरी कक्षा। H आपको पता ही है नियतांक है वो प्लांक का। और हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये N/H/2π है, अर्थात प्रत्येक अनुमत ऊर्जा स्तर के लिए यानी जिन स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है कोणीय संवेग वो H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसका कैसा होना चाहिए? H/2π का पूर्ण गुणज, यानी ये क्या होना चाहिए? NH/2π। ये ऐसा नहीं हो सकता कि n की जगह हम 1/2 रख लें, यानी H/2π होगा, 2H/2π होगा या 3H/2π होगा या 4H/2π होगा।
आप शायद कोणीय संवेग आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो थोड़ा सा आप इसके बारे में संकेत समझ लीजिए। यहाँ पे रेखीय संवेग तो आप जानते ही हैं, रेखीय संवेग बराबर होता है मात्रा गुणे वेग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और भी इलेक्ट्रॉन का वेग है। कोणीय संवेग होता है जड़ता गुण गुणे कोणीय वेग। जड़ता गुण किसी वृत्ताकार पथ पे घूमते हुए m द्रव्यमान के किसी कण के लिए इसका मान होता है mr²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए m ही दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का जड़ता गुण है me इंटू r², और इसका कोणीय वेग है ओमेगा बराबर v/r। भी यहाँ पर रेखीय वेग है, r उसकी त्रिज्या है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, चूँकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, जबकि कोण क्या में लिया गया हो, रेडियन में लेते हैं। कोण यदि रेडियन में लिया गया हो तब ये फॉर्मूला लागू होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे कोण का मान क्या में लिया, रेडियन में। यहाँ पे आप देखें, मान लो इस वृत्ताकार कक्षा में कोई चीज़ घूम रही है, यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका वेग भी है, तो इकाई समय में ये भी दूरी तय करेगा, त्रिज्या r है। तो इसके द्वारा घुमा गया कोण कैसे निकालेंगे हम, चाप बटे त्रिज्या से, यानी चाप है v, त्रिज्या है r, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, I गुणे ओमेगा, और I का मान है me इंटू r², ओमेगा का मान है v/r, r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो me vr ये हो जाएगा आपका कोणीय संवेग। अब बात करें हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर ने जो सिद्धांत दिया, उसके कैसे उसको समझाया जाए हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए उन्होंने बताया कि स्थायी या अनुमत अवस्थाएं n बराबर 1, 2, 3 होती हैं, इनको उन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या कहा। दूसरा, स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या Rn बराबर n² A0 द्वारा दर्शाई जा सकती है। यहाँ पे A0 का मान है 52.9 पिकोमीटर। चूँकि प्रथम अवस्था में n बराबर 1 होता है, तो इसके लिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर, और दूसरी अवस्था में n बराबर 2 रखो, तो R2 बराबर n² इंटू 52.9, यानी इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 211.6 पिकोमीटर हो जाएगी। इसी तरह से उच्च ऊर्जा स्तरों के लिए त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है स्थायी अवस्था की ऊर्जा। उसको इस फॉर्मूले द्वारा दर्शाया जा सकता है, En बराबर -RH गुणा 1/n², जहाँ पे n का मान 1, 2, 3, 4 है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और RH का मान है 2.18 गुणे 10⁻18 जूल। RH बराबर है 2.18 गुणे 10⁻18 जूल। इसको हम रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर है, यानी ग्राउंड स्टेट का ऊर्जा स्तर है, E1 के लिए है, जिसका मान -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, यानी ऋण 2.18 गुणा 10⁻18 जूल इसका मान होता है। अब हम दूसरी स्टेट के लिए लें, तो n बराबर 2 रख देंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/n² जगह पे 1/2² हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 का भाग देंगे, तो ये मान ऋण 0.545 गुणा 10⁻18 जूल प्राप्त होता है। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऊर्जा का मान ऋण में क्यों दिया गया है। इसके लिए थोड़ा आप समझ लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, वह नाभिक के आकर्षण में बंधा रहता है, इसलिए इसकी ऊर्जा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि नाभिक से अनंत दूरी पे है, उसकी ऊर्जा को शून्य मानते हैं। तो n बराबर इन्फिनिटी पर E इन्फिनिटी बराबर शून्य हो जाएगा, न जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पे है उसकी ऊर्जा है शून्य। और जैसे जैसे n का मान कम होता जाएगा, यानी वो नाभिक के पास आता जाएगा, तो नाभिक के आकर्षण में बंधता जाएगा, जिससे ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। और जब ऊर्जा का मान कम होगा तो ऋणात्मक होता जाएगा, और ऋणात्मक वैल्यू बढ़ती जाएगी।
यानी n बराबर इन्फिनिटी पर n e बराबर 0 है तो जब H परमाणु कैसा होगा, आयनित होगा, यानी नाभिक अलग होगा और इलेक्ट्रॉन अलग होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता जाता है वैसे वैसे इसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती जाएगी और उसका जो निरपेक्ष मान है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन वाले यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले अन्य आयनों पर भी ये लागू किया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उसके लिए उन्होंने En बराबर ऋण 2.18 × 10⁻18 गुणा Z² बटे n² जूल ऊर्जा का मान लिया। यहाँ पे Z क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक। Rn बराबर 52.9 बटे Z इंटू n² पिकोमीटर, ये उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला दिया। इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना तो संभव नहीं है ठीक करना, इसीलिए यहाँ पे उसके लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं दिया गया है। यहाँ केवल ये कहा जा सकता है कि नाभिक में धनावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है और n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है। यदि नाभिक एक ही नाभिक है तो उसमें पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग अधिक होगा, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग उसकी तुलना में कम होगा और इस तरह से n का मान बढ़ते जाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, बस बाकी अब अगले भाग में अपन चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी बात समझ में नहीं आए, वैसा लगे कि उसको और बताने की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन भेज दें।